हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम उसको देखें तो हमारे आप ये जो हमारे बेसिकली प्रोटीन होते हैं। अब थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। जो ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी अणु, जिनके इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो आकार होता है, आकार ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? इनका जो आकार होता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। दूसरा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम थ्री डायमेंशनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभिन्न आकृति, थ्री डायमेंशन पॉलीमर्स, थ्री डायमेंशनल। आप लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। इनका आकार बड़ा बड़ा होता है ना। और ये एक प्रकार के त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल, यानी इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी कहते हैं। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली मैक्रो यानी बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये थ्री डायमेंशंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की है, वो ये बोलते हैं बच्चों कि थ्री डायमेंशनल तो ये हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया। वो ये कहते हैं कि जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की कि ये इतने ज्यादा होते हैं, इनकी मतलब इतने प्रकार के होते हैं। देखो, अमीनो एसिड तो प्रकृति में तीन मिलते हैं, लेकिन उनसे मिलके इतने प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है जिनको सभी जिन जिन सभी प्रोटीन को समझना बहुत कठिन है। नामुमकिन तो खैर कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन वो इतना कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहता हूं। हमारे एक कोशिका में, हमारे अंदर जो कोशिका से ऊतक बनते, ऊतक से अंग बनते हैं, शरीर बनता है। हमारे एक कोशिका के अंदर यानी एक सेल के अंदर अगर मैं बात करूं, कोशिका में लगभग 10,000 अमीनो एसिड के, हमारे मतलब एक प्रोटीन के मैं बात करूं, इसके अंदर परमाणु होते, मतलब अणु होते हैं। अगर आप सोच सकते हो, हमारी एक कोशिका के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, एक सेल्स के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कितने अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10,000 मॉलिक्यूल्स हमारे एक कोशिका के भीतर होते हैं। एक सेल में 10,000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक कोशिका के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी। 10,000 अणु। अब आप देखें पूरा शरीर, ये पूरा शरीर है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी अगर मैं बात करूं तो एक ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 50K यानी 50,000 से लेकर 1 लाख तक के भिन्न भिन्न प्रकारों के प्रोटीन मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं यानी अगर हम भिन्न भिन्न मतलब एक जीव की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल जीव की, हाय जितेंद्र, मतलब निशा, गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें तो हमारे पूरे शरीर में 50,000 से 1 लाख तक के विविध प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो ये डेटा आप थोड़ा सा याद रखना। एक कोशिका के अंदर 10,000 प्रोटीन के अणु मौजूद होते हैं। 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ सेल, सिंपल सेल। और अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें, वो तो मौजूद हैं 50 से 1 लाख प्रकार के टाइप ऑफ प्रोटीन
हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख प्रकार के प्रोटीन होना कितना बड़ा रहस्य है इस प्रोटीन के पीछे। अगर हम बात करें तो बड़े बड़े मतलब जीव वैज्ञानिक चकरा जाएं इस चीज को समझ के। खैर चकरा गए हैं, सच बात है। एक तो डीएनए को नहीं समझ पाए आज तक। डीएनए क्या होता है, अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन एक्चुअली जो डीएनए है उसमें किस प्रकार का सल्फर की जो मात्रा प्रोवाइड हुई है वो कहां से बनी, कैसे बनी, उसको आज तक हमारे वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। दूसरा, हमारे वैज्ञानिक आज तक जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, आज तक उसकी संगठन या उसकी संरचना को नहीं समझ पाए। सिर्फ उसके अंगों के बारे में बातें करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये वो, लेकिन उसको नहीं समझ पाए कि वो कैसे। और तीसरी चीज जो है वो है हमारा प्रोटीन। आज तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, आज तक इनको भी हमारे वैज्ञानिक पूर्ण रूप से, जो जीव वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से इनको भी नहीं समझ पाए। तो आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं, मतलब वो समझ पाए, ऐसा क्या रहा, क्यों नहीं समझ पाए? तो बताना चाहूंगा, हर एक जीव, मानो ये एक जीव है, ये एक और जीव है, ऑर्गेनिज्म, ये भी एक अलग अलग जीव है। इन दोनों में उपस्थित जो प्रोटीन है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी एक ही प्रकार की जाति, अगर मैं बात करूं ह्यूमन एक ही प्रकार की जाति कहूं, जीव कहूं, कुछ भी कहूं, उनके अंदर भी जो प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन का संगठन होता है, वो भी अलग अलग होता है। विचित्र है, बिल्कुल अलग अलग है। मतलब जो अल्फाबेटिकल, अगर हम 26 अल्फाबेट देखें, और वैज्ञानिकों ने पता है इसको समझाने के लिए क्या बोला, एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी यूज की है। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकल अगर हम बात करें तो वी हैव 26 लेटर्स। ओके, इन लेटर्स से जितने वर्ड्स वी कैन फॉर्म, आज तक जितने शब्द बने हैं, उतने प्रकार के हम प्रोटीन को मान सकते कि शायद उतने प्रकार के प्रोटीन होते हों। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला से जितने भी आप शब्द बना सकते हो, घुमा फिरा के, कर करा के, आप उतने समझ सकते हो, उतना सोच सकते हो कि शायद उतने प्रोटीन मौजूद हों। हमारे वैज्ञानिक एक बार में ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एक बात बस कह दो, ठीक है। और इसी से जब हम उद्विकास पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो थ्योरी पढ़ेंगे, मैंने बहुत पहले थ्योरी पढ़ाई है, करीब बहुत सारी थ्योरीज हमने 17-18 थ्योरीज की हैं। एवोल्यूशंस ऑफ मतलब ऑर्गेनिज्म किस प्रकार बना, उसमें हम प्रोटीन के सहारे पकड़ के आगे जरूर बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी कड़ी है, प्रोटीन के द्वारा हम समझ सकते हैं उद्विकास इतिहास समझ सकते हैं जीव का। खैर, तो इतना समझ में आया? आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप रिप्लाई करें। क्या इतना आपको समझ में आया? मुझे ये बता दीजिए आप। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फटाफट सभी रिप्लाई क्या करें, मेरे पास तीनों को रिप्लाई आया है, निशु, ऋतु एंड कृति। मुझे सभी की भूख होती है, आपके रिप्लाई की भूख होती है ना, वो है मुझे। क्योंकि आप ये आपके रिप्लाई ये बताते हैं कि आपको सही दिमाग में बैठ रहा है। देखो, सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसी परीक्षा होती है, और सरकारी नौकरी जो भी एग्जाम दे रहा हूं, वो होना निश्चित है। बिल्कुल अपने समय पे होगा, समय ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन होना निश्चित है, ठीक है ना। क्योंकि जो पद खाली पड़े हुए हैं, तो हमें रोने गाने से अच्छा है कि हम अपनी तैयारी में जुटे रहें। क्योंकि जो रोते गाते रहते हैं ना, वो सफल नहीं हो पाते। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ये देखा, 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, 17 ज्यादा ही हो गया, 2003 से जब मैं आगरा में था। आगरा में अगर आप लोग रहते हो, ग्वालियर के पास के लोग होगे, तो आगरा में भगवान टॉकीज बड़ा फेमस है। भगवान टॉकीज पे सबसे पहले मेरी वहां पे एक एकेडमी थी, भगवान टॉकीज एक आगरा में है। अब तो वहां पे पूरा गढ़ बन गया है, हाईवे से आते हैं लोग, वह हम भी आते थे, मतलब पहले तो नॉर्मल आते थे, मथुरा होते हुए पढ़ाते थे, अप डाउन करते थे। तो 2003, आज 17 साल, हाँ 17 साल, 17 ईयर्स हो गए। तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये देखा है कि
जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे मैसेज किए, पता नहीं आप जैसे कितने स्टूडेंट्स को मेरे टच में रहे हैं, लड़कियां लड़के हर प्रकार के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। इससे मुझे आप लोगों की साइकोलॉजी, मैं बहुत जुड़ा हूं फैकल्टी से, मतलब रखती है ना बस पढ़ाया खत्म, मैं उनसे जुड़ा हूं 17 साल से। आप सोच सकते हो 17 प्रकार के एक एक साल के बैचेस होना, और छोटे मोटे तो पता नहीं अनगिनत बैचेस होना। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस बच्चे ने एक्सक्यूज किया है वो अपनी सक्सेस से दूर हो गया है। जिस बंदे ने एक्सक्यूज किया है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी नहीं निकला, कोई निकला ही नहीं आज तक ऐसा। जिसने एक्सक्यूज किया वो अपनी सक्सेस से दूर हो गया, ये अटल सत्य है। अभी एक्सक्यूज करते स्टूडेंट्स, एग्जाम नहीं है, और वो है भैया एग्जाम तो होता ही है। प्रकृति का नियम जैसे होता है ना, जैसे जीवन हुआ है उसके साथ ही मृत्यु बंध जाती है, ऐसे ही सरकारी नौकरियों का भी रहता है। बस कोई पहले चला जाता है जीवन में, कोई बाद में जाता है, उम्र पूरी करके जाता है। ऐसी सरकारी नौकरी है, कोई पहले आ जाती है, कोई बाद में आती है, लेकिन आती जरूर है। और ये अटल सत्य है। लेकिन हमारी तैयारी किस लेवल के है ये मैटर करती है। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं और कहते हैं एग्जाम नहीं आ रहा, पढ़े। अभी एकदम से वर्ग 3 के स्टूडेंट्स थे करीब मेरे पास, 500 प्लस स्टूडेंट, 400 तो मेरे पास मेरे पेड स्टूडेंट ही थे, 400 जिन्होंने दिया था। अभी सडनली नोटिफिकेशन डाल दिया गया था तो बच्चे घबरा गए। 15 दिन में हाय राम कैसे पढ़ाई करें, मैसेज कर रहे सर हम क्या करें, मर गए बचाओ। फिर हट गया, फिर वो रो रहे सर एग्जाम हट गया अब क्या करें। तो मैंने इस बार उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, उनके मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। जैसे उस बच्चे ने बोला कि हमारे भविष्य के साथ सरकार खेल रही है, मैंने उसे वैसे पिंग कर दिया मैसेज वही वाला, ये देख ये देख। जब 15 दिन का नोटिफिकेशन पड़ा था तब तेरा ये मैसेज आया था, मेरे पर रोता जागता भागता कूदता गिरता मरता चक्कर खाता। अब 15 मिनट के बाद ये तेरा मैसेज है। तो ये इतने वेरिएशन अगर तुम्हारे उसके अंदर होंगे, मतलब क्या कहते हैं लाइफ में, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम होगा वो निश्चित है। दूसरी बात है, परीक्षा में ये जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई हम मजे में करते हैं, पढ़ाई में मजा नहीं आता। कौन कह रहा है पढ़ाई में मजा आता है? पढ़ाई में मजा नहीं आता। मजा क्या होता है, एक सब्जेक्ट में आएगा दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा तो तीसरे में नहीं आएगा। पढ़ाई में मजा नहीं आता। पढ़ाई का, स्टडी का मतलब ही पेन है। अब बस ये देखना होता है कि तुम्हारे अंदर पेन सहने की ताकत कितनी है, तुम दर्द कितना सह सकते हो, ये देखना है बस। कोई कहता है ना स्टडी कर रहा है, मैं पहले से ही कंसीडर करता हूं कि तू दर्द झेल रहा है। सच बात है, ये दर्द झेलना, क्योंकि जगना, लंबे समय तक सारे कामों को छोड़ देना, अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान ना दे पाना, नींद पूरी ना कर पाना, से पढ़ाई में ध्यान देना, तो ये एक प्रकार का दर्द है। अब दर्द है तो मजा तो आने वाला नहीं है तुम लोगों को। देखो सभी की कह रहा हूं मैं, मजा आएगा? दर्द में कौन सहना चाहता है? कोई सहना नहीं चाहता। तो दर्द में मजा नहीं आता। तुम कौन है मजा नहीं आ रहा इसलिए नहीं पढ़ रहे? बच्चे कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा इस पढ़ाई में। तो बेवकूफ हैं वो लोग, क्योंकि पढ़ाई का मतलब मजा होता ही नहीं है यार। भाई आनंद थोड़ी ना आ रहा है पढ़ाई करने में। पढ़ाई का मतलब है पेन लेना। अब तुम में अंदर अगर पेन लेने की क्षमता है तो पढ़ाई करो, अन्यथा ना करो, सीधी सी बात है। ये एक दर्द है, और दर्द कोई लेना नहीं चाहता दोस्तों, सच्चाई बात है। दुकान खोल के बैठ जाते हैं लोग बाग, क्या उनमें दिमाग नहीं होता? भगवान सबको बराबर का दिमाग देता है, ध्यान रखना। हर अलग अलग व्यवसाय ढूंढ लेता है व्यक्ति। तो भगवान में क्या, भगवान ने क्या उनको दिमाग कम दिया है, या उनके शरीर में प्रोटीन कम बनना है, या वो एसेंशियल प्रोटीन नहीं ले पा रहे? ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ ले रहे हैं। दाल तो खा रहे होंगे, प्रोटीन प्रोटीन तो, अब ऐसी बोला करो, अनाज तो खा रहे होंगे, ग्लूटेन प्रोटीन तो जा रहा होगा, मांसपेशियां बन रही होंगी तो मायो ग्लोबिन प्रोटीन तो आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा है। फर्क है दर्द सहने का। वो दर्द लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम दर्द क्यों लें, 4 दिन की जिंदगी है, आराम से बिता लो, काय को ऐसी तैसी करा, इतना पैसा कमा लो 10-20 लाख रुपए। कुछ बच्चे होते हैं पागल, उन्हें मालूम है कि मैं अभी जो दर्द, वो पूरी जिंदगी में दर्द झेलते हैं, सच बता रहा हूं। दुकानें बंद हो गई, व्यवसाय बंद हो गए,
जिंदगी भर वो मतलब दर्द झेलते हैं, लेकिन आप लोग इस दर्द को अभी झेल लो। मैं तो बस इतना कहता हूं, ज्यादा बड़ा दर्द नहीं है, 6-7 महीने का दर्द है, बच्चा है, झेल लो, खत्म, निपटाओ, खत्म करो। दर्द तो झेलना पड़ेगा, या तो पूरी, थोड़ा तो भगवान ने बांध के दिया है सबकी किस्मत में दर्द। आप लोग, हम लोग, अंबानी, करीना कपूर के वो तैमूर जैसे बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हों, अमिताभ बच्चन के जैसा, अभिषेक बच्चन जैसे पैदा हो गए। हम ऐसे पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारे जीवन में विधाता ने दर्द लिखा है, या तो पूरी जिंदगी भी ये तुम्हें देखना है, ये इंस्टॉलमेंट है दर्द की जो तुम्हें पे करनी है, भगवान को, ऊपर वाले को, अपनी किस्मत को देनी है। या तो तुम इकट्ठा दर्द झेल लो, 1 आध साल लग के पढ़ाई कर लो तो जिंदगी भर आराम हो जाएगा, या फिर थोड़ी थोड़ी किस्त बांध लो 2-2 हजार की, या तो 2-4 लाख रुपए हर महीने दे दो पढ़ाई करके, इंस्टॉलमेंट के रूप में समझो। तुम्हारे दिमाग में ज्यादा आता है, पैसे की बात तुम लोग ज्यादा समझते हो। या तो 2-4 लाख रुपए हर महीने बांध दो, दे दो, या फिर 2-2 रुपए दे दो। जो और आलसी होते हैं वो 2 रुपए चुकाते हैं महीने का भगवान को, तो वो जिंदगी भर दर्द झेलते हैं। तो तुम 1 साल में खत्म करो अपनी ईएमआई, दर्द की खत्म करके जिंदगी भर सुख भोगो। सीधी सी बात है यार, इसका कोई दूसरा वो है ही नहीं, वो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खैर चलो, हम इसमें आते हैं। मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो ये बहुत अच्छी बात है, आप समझो इस बात को। पढ़ाई में कभी मजा नहीं आता, लोग कहते हैं ना पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा। अबे मूर्खों, पढ़ाई में मजा आ रहा होता ससुरे तो आज कंपटीशन इतना ज्यादा होता कि तेरे अगर 99 भी आते तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सबको मजा आ रहा होता। सब बैठे होते, सिंधी बैठे होते, मौलाना साहब बैठे होते, पंडित जी बैठे होते, सब बैठे होते, हम भी बैठे होते, दुकान वाले, आटा वाला तक, चक्की वाला बैठा होता, दूध बेचने वाला पढ़ रहा होता, किताब रखे होता, किताब पढ़ रहा होता। हाँ दूध, ये ले जा दूध, ये ले दूध, ये ले दूध, ये ले, रख दे पैसा रख दे, जरा ये पढ़ लू प्रोटीन, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। तो सोचो कंपटीशन कितना होता। पढ़ाई में मजा नहीं आता, ये समझो। दर्द है, दर्द, दर्द। ईएमआई चुकाने में किसी को मजा नहीं आता, दर्द है, दर्द। और जो दर्द झेलने की दम रखता है वही सही व्यक्ति होता है। और दर्द जो झेलेगा, ज्यादा जितना झेलोगे उतनी जल्दी सफलता तुम्हें मिलेगी। ये गांठ बांध लो, जीवन का अटल सत्य है ये। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो। प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन्स। यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, सब यही है। जितना ज्यादा कठिन कर्म करोगे उतनी ज्यादा सफलता तुम्हारे हाथ जल्दी लगेगी। सब धार्मिक ग्रंथ ये बात कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन, मजा नहीं है, बिल्कुल मत लिखना मजा है, मजा बिल्कुल नहीं है, सजा है। पढ़ाई तो मैं कहता हूं सजा है, जगना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, त्याग है एक प्रकार का, लेकिन हमें करना है, ये ठान लो, हमें करना है। टाइप ऑफ प्रोटीन, there are 3 type of protein which we consider in our daily life। 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, 1 2 3। एक होता है सरल प्रोटीन्स, एक होता है सरल प्रोटीन्स, मैं प्रोटीन लिख रहा हूं, प्रोटीन नहीं लिख रहा। एक होता है कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, यानी आप वो लिख देना, संयुक्त प्रोटीन लिख देना, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, CONJUGA, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, है ना। संयुक्त प्रोटीन लिख देना, अभिलिखित प्रोटीन लिख देना, ये सारे नोट्स मिलेंगे। तीसरा हमारा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिससे भर भर के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम करते हैं सरल प्रोटीन्स होते हैं। सरल जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली ग्लोबुलस प्रोटीन्स होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, यानी गोलाकार होते हैं और तंतुमय होते हैं। समझ में आ रहा है। सरल प्रोटीन हम करेंगे पहले,
तो ये होते हमारे गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं और तंतुमय प्रोटीन होते हैं, fibrous and gobblers. Though there are two type of proteins consist in simple proteins. One is globulus protein, another one is fibrous proteins. समझ में आ रहा है? Globulars and fiber, तंतुमय और गोलाकार प्रोटीन होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो हम आराम से शुद्ध भाषा में चर्चा करेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है? एक है घुलनशील, एक है अघुलनशील। सबसे पहले तो यही फर्क निकल के सामने आ गया, सॉल्युबल एंड दूसरा इनसॉल्युबल मतलब प्रोटीन्स होता है। सरल प्रोटीन की बात करेंगे तो एक होता है सॉल्युबल्स और दूसरा होता है इनसॉल्युबल्स प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं पहले ग्लोबुलस प्रोटीन्स को, मतलब जो गोलाकार होते हैं। बेसिकली इनको अगर हम घोलें तो ये आराम से घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं और किसी भी घोल में मतलब घोल सकते हैं ना, बड़े साधारण से घोल सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत साधारण समझा रहा हूं, बहुत घोल सकते हैं। लेकिन इनका जो आकार होता है ये एक बेसिकली जैसे फोल्डेड माउंटेन, हम ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे उसमें जब जो पढ़ते हैं ना, जो क्या कहते हैं फोल्डेड मतलब घुमावदार, इनके जो अणु होते हैं बेसिकली घुमावदार होते हैं, गोलाकार होते हैं और घुमावदार होते हैं। इनकी सबसे बड़ी इनकी ये फेमस होते हैं। जब इन्हें हम देखेंगे मतलब गोलाकार प्रोटीन्स को, तो ये एक प्रकार के कोलाइड टाइप के और फोल्डेड टाइप के दिखाई देते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। चलो इतनी भी आप नहीं जानो, आराम से शुद्ध भाषा में और जानते हैं। ये जो हमारे सरल प्रोटीन होते हैं ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब होता है बच्चों जो हमारे खतरनाक विषैले जो हमारे जीवाणु होते हैं, यानी जो हमारे विषैले जीवाणु होते हैं वो बेसिकली उनको रोकने में ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। यानी हार्मोन्स के निर्माण में ये प्रोटीन, सरल प्रोटीन्स का बहुत 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 बड़ा योगदान होता है। अगर हम बात करें थायरोक्सिन्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था हार्मोन्स जो बना रहे हैं, इनमें इनका निर्माण मतलब इनकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात जैसे हम बात करें, बेटा समझ में आ रहा है ना? एक एक लाइन आप लिखते चलना। जैसे डायबिटिक होते हैं तो हार्मोन्स मतलब जैसे इंसुलिन में, अगर बेटा अपना फीडबैक जरूर दे देना, आस्था का लास्ट मैसेज है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो ओके समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन्स के निर्माण में सबसे ज्यादा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा तो ना आपने सुना होगा इंसुलिन डायबिटिक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दे जस्ट इंजेक्ट डायरेक्टली पेट में इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं। इवन हमारे मौसा जी को भी लगवाते हैं, हमारे बीकानेर राजस्थान में रहते थे वो, तो उनके भी अब तो खैर उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उनको एक रोटी खाते थे तो वो इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि इंजेक्शन लेना पड़ता था, वो एक रोटी खाते थे। तो ये जो प्रोटीन्स है मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूं कि इनकी मात्रा कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कितनी ज्यादा जरूरी होती है इनकी मात्रा, ये समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो हमारे सरल प्रोटीन्स है, सरल प्रोटीन मतलब ग्लोबुलस प्रोटीन, यानी गोलाकार जो प्रोटीन्स होते हैं, इनकी मात्रा से हार्मोन्स का निर्माण होता है। हार्मोन्स इन द सेंस थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, टीसीएच हो गया, एसेट्रा एसेट्रा का ये निर्माण में पूरी भूमिका निभाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो पेशीय, हम आपको मस्कुलर टिश्यूज पढ़ाएंगे, बहुत खोद के पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। तो जो हमारे पेशी होती है उसमें भी इसी प्रकार का ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है। और वो कौन से होते हैं मुझे बताएगा, मायोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो
मायोग्लोबिन प्रोटीन्स हो गए, जैसे हम बात करते हैं हमारे पेशी के अंदर। अब रुधिर रुधिर जब हेमोग्लोबिन हो हमारे, अगर हम बात करें, ओके पूजा सबको समझ में आ रहा है, ओके। हम जैसे रुधिर की हेमोग्लोबिन की, आपने सुना होगा हेमोग्लोबिन कम हो जाता है किसी के अंदर, तो ग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन करके जो प्रोटीन होता है वो होता है। अब हम बात करें जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर में जो प्लाज्मा आता है आपके आया था, तो एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन इसमें जो मिला होता है वो इसका नाम करता है ग्लोबिनियम करके होता है। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा शरीर है, जैसे मैंने बताया प्रोलेमिन्स मैंने बताया दाल के अंदर, ये बहुत सारा हमेशा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम्स का, ग्लूटेन अनाज के अंदर आता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली हमारे पूरे शरीर को, मैं ये तो नहीं कहूंगा स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हर स्ट्रक्चर को मजबूती जरूर प्रदान कर रहे हैं, हर स्ट्रक्चर को ऊर्जा जरूर प्रदान कर रहे हैं, हर स्ट्रक्चर को फ्लो में, फ्लोएंसी में, वर्किंग में जो होती है, क्योंकि ये पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इनके इर्द गिर्द घूमता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, मैं आपको सोच रहा हूं ये जैसी प्रोटीन खत्म होंगे इसके बाद मैं आपका ये विटामिन, फिर मैं आपको मेटाबॉलिज्म उपापचय प्रक्रिया समझाऊंगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है, और वो भी करीब मेरी 2 क्लास लेंगी बायोलॉजी की, जो एकदम डीपली अच्छे समझेंगे ये प्रक्रिया, हो से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जितनी भी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म मतलब टूट फूट, बनना और बिगड़ना, कि जो भी सारी की सारी प्रक्रियाएं संभव हो रही है वो सभी प्रक्रियाएं हमारी इसी प्रोटीन के कारण संभव हो रही हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? 2-4 नाम लिख लो, बाकी तो एग्जाम हो आपके मैं दे दूंगा, आप लिखे थोड़ा सा नोट कर लें। सरल प्रोटीन यानी जो कि घुलनशील भी है, ये मत लिखना कि वो फोल्डेड है, गोलाकार होता है, डाइल्यूट तो हो जाता है, रचना जटिल होती है, डिफ्यूजल होता है, ये मत लिखना। सिर्फ नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, मैं प्रीलिम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन आते हैं तो आप ये लिखेंगे, ये जो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, एक लाइन लिखिएगा, ये इनका उपाचय, फटाफट लिखेंगे, उपापचय मेटाबॉलिक, उपापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। आप ये लिखेंगे हमारे शरीर में, ये सीधा क्वेश्चन आता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यानी उपापचय प्रक्रिया में बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। पहला पॉइंट, पॉइंट्स में लिखना जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में याद भी हो जाए। मेरा सेकंड पॉइंट्स, ये जो प्रोटीन्स है बेसिकली, ये प्रोटीन्स हैं, ये हार्मोन्स के निर्माण में भी बहुत ज्यादा सहायता देते हैं। आप लिख देना, ओके, सहायता करते हैं। जैसे ये अपने इंसुलिन, जो मैंने बताया सिर्फ मैं वही पॉइंट लिखवा रहा हूं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन इत्यादि हार्मोन्स, ये एंजाइम्स निर्माण में भी बहुत ज्यादा हाथ रखते हैं, एंजाइम्स निर्माण में भी काफी ज्यादा हाथ होता है इनका। दूसरा आपने बोला होगा न्यूक्लिक, जो हमारा रहता है, हिस्टोन रहता है। जैस ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी सो रहा है, वो आया नहीं है जैस। हिस्टोन किससे बनता है? जो हमारे सेल डिवीजन होता है, डॉटर सेल निकलती हैं, जो 2 डॉटर सेल्स होती है, उसमें हिस्टोन की जो प्रोसेस होती है, हिस्टोन जो होता है वो किस चीज से बनता है, वो भी प्रोटीन होता है। मैंने उन्हें ये भी हमने चर्चा की थी, हिस्टोन एवरीथिंग आपको याद होगा। ऋतु होगी शायद, ऋतु तुम्हें याद होगा, स्टूडेंट्स की बातें मुझे याद रहती हैं। फरवरी में जब मैं पढ़ा रहा था तब जैस ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था ये बात कि जब हम डॉटर सेल्स कर रहे, तुमने ज्वाइन ही किया था, डॉटर सेल्स जब हम कर रहे थे तब जैस ने ये क्वेश्चन किया था ऋतु को, तुम्हें याद हो या मयूरी को याद हो क्लास के अंदर, कि वो किससे बनता है। तो हिस्टोन की बात अपन ने चर्चा की थी, हिस्टोन निकल के आया था, तो वो भी एक प्रकार का जो रहता है, याद आया? ओके ओके फाइन, वेरी गुड। तो मैंने बताया था जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन ये भी सरल का ही पार्ट होता है। इट्स ऑल हिस्टोन, जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो भी, हम कुछ प्रोटीन बाहर से ऐसे लेते हैं, न्यूक्लियो जो प्रोटीन होता है तो वो भी एक प्रकार का हिस्टोन होता है और सरल प्रोटीन का हिस्सा होता है। खैर, आप सिस्टमैटिक लिखे, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको डायरेक्टली याद रहेगा। तो सारे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्लस कॉमा लगा के लिखना,
हानिकारक जीवाणु, जो विषैले हानिकारक जो नुकसान करने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ओके, उनको उनके लिए एंटीबॉडीज मतलब प्रतिविष कहते हैं, जो उनका जहर होता है, जो उनकी खतरनाकपन होता है, प्रतिविष, उसका भी निर्माण होता है। ये हमारे प्रोटीन बेसिकली एंटीबॉडीज का भी निर्माण करते हैं। भाई कोरोना के चक्कर में वैसे तो हम बाहर निकलते ही नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया ना, मैं अमीनोफिट खाता हूं। अगर तुम भी देखना तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जरूर करा के तुम भी ले सकते हो। अमीनोफिट एक रहता है शरीर में सभी प्रकार की, वो बहुत अच्छी रहती है। मेरे पास, मैं आपको दिखाता, आप भी बात करना, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर बात कर लेना, अमीनोफिट हम खा सकते हैं, तो एक एनर्जी सी फील होती है। ओके, ये रिवाइटल फीवाइटल तो बकवास है, मल्टीविटामिन से कुछ नहीं होता। मल्टीविटामिन जो टैबलेट्स होती है वो बकवास होती है, मैं तुम्हारे से फिर से कह रहा हूं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं अच्छे से, मल्टीविटामिन टैबलेट, जो मैं विटामिन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, विटामिन से ताकत नहीं आती। उसमें जो विटामिन के साथ साथ कुछ और तत्व भी, मिनरल्स भी होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनकी बहुत मिनिमम क्वांटिटी होती है। इससे अच्छा है कि हम अगर सेपरेटली अगर एक चीज ले तो वो ज्यादा फायदेमंद रहती इन कंसेप्ट ऑफ कंपोजिशन। सभी चीजों, खिचड़ी पकी हुई खाएं तो ज्यादा उससे रहती है, क्योंकि जो विटामिन होता है वो ताकत नहीं देता। हम जो भी खाते हैं उनकी एनर्जी हमारे शरीर के अंग में चली जाए, यानी उसकी एनर्जी को शरीर प्राप्त कर ले, वो काम होता है मात्र विटामिन का। विटामिन खा के ताकत नहीं आती। हम जो भी खा रहे हैं वो उसकी जो ऊर्जा है शरीर के सभी अंगों में सुचारू रूप से लग जाए, वो काम करता है विटामिन, ठीक है ना। तो वो बहुत बेटर है, ओब्वियसली बात है। तो हम कहते हैं, तो ये पहले बात ध्यान रखना, वो एनर्जी नहीं देता। वो हमारे जो पाचन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको सही प्रकार से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो हमें उसके अलावा भी, हमारे शरीर को आजकल दैनिक में इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हमें कुछ और मजबूत चीजें भी चाहिए होती हैं, ये आप जरूर याद रखें। खैर, ओके, तो आगे आता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है ना। एग्स होता है, अंडों का में सपोर्ट करता है, अंडे जो एग्स होते हैं वो रुधिर में यानी ब्लड में प्लाज्मा, फटाफट नोट कर लेना, सिर्फ 2-4 पॉइंट्स हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्लड में प्लाज्मा की एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन, रुधिर में प्लाज्मा की एल्बुमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स, ALBUMIN, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन्स, GLOBULIN, ग्लोबिन्स, कॉमा, हेमोग्लोबिन की ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की ग्लोबिन, पेशियों की मायोग्लोबिन, पेशियों में मायोग्लोबिन, पेशियों में मायोग्लोबिन, MYOGLOBIN, मायोग्लोबिन। अभी जो बताया था हिस्टोन, न्यूक्लियो प्रोटीन की हिस्टोन, HISTONES, न्यूक्लियो प्रोटीन्स की हिस्टोन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन की हिस्टोन्स, अनाज की ग्लूटेलिन्स, याद रखना अनाज में ग्लूटेलिन्स होता है, प्रोटीन का जो रहता है, GLUTELINS, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स, अनाज की ग्लूटेलिन्स, दालों की प्रोलेमिन्स, प्रोलेमीन्स, PROLAMINES, दालों की प्रोलेमीन्स, ये सभी के सब गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलस प्रोटीन होते हैं, ये आप ध्यान रखना। और जो हम दाल खाते हैं, कहते हैं ना, एक कटोरी दाल में अंडे के बराबर, मतलब बेसिकली वो होती है, क्या कहते हैं, ताकत होती है। डॉक्टर कहते हैं कि 1-2 अंडे, जैसे हम अंडे भी नहीं खाते, तो दाल, एक कटोरी दाल में 2 अंडों की ताकत होती है, बिल्कुल सही बात होती है। ये चीज प्रोटीन्स, जो प्रोटीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारे दोस्तों ये थे
सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन आपको अच्छे समझ में आ गए। अनाज का हमने बात किया, रुधिर की बात की हमने, और मांसपेशी की बात की हमने, और प्लाज्मा मतलब रुधिर की, ग्लोबिन की हमने बात करी है ना, ग्लूटोबिन की बात की, ग्लोबिन की बात की हमने, हेमोग्लोबिन के अंदर हमने बात की, हार्मोन्स के अंदर हमने बात की, इंसुलिन मतलब हार्मोन्स, एंजाइम्स की बात की, अनाज में हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की, हमने प्रॉब्लम्स की बात की। तो ये क्या नाम आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अगर प्रोटीन्स का आता है तो प्रोटीन्स का आप क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा कुछ भी आता है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखने भी आता है, तो आपका जो इंट्रो है वो कम से कम 50 टू 60 वर्ड्स का तो होना चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हो। अब तो इंट्रो, यस और नो, मुझे ये जवाब दो। अगर मैं आपसे लिखने को कहूं प्रोटीन के बारे में, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, अभी सिंपल की मत लिखो, तो क्या आप 50 से 60 शब्दों में लिख सकते हो? आर यू एलिजिबल टू राइट और नॉट? मुझे ये बताओ, यस और नो। 40 से 50, 50-60 शब्दों में लिख दोगे इंट्रोडक्शन? देखो, प्रोटीन कब बना, किसने नाम दिया, बना तो पहले से ही है, किसने नाम दिया, जाना, शरीर में कितना होता है, ये कैसा होता है, मृत शरीर में कितना होता है, सजीव में कितना होता है, हाँ या ना, सजीव में कितना होता है, मृत शरीर में कितना होता है, इनकी मात्रा कितनी होती है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। फिर हमारे कोशिका के अंदर हम बात करेंगे, फिर यही करीब आप चाहो तो 100 से 150 शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन 40-50 शब्दों में तो हम आराम से लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सरल प्रोटीन की, तो सरल प्रोटीन भी आप आराम से 20 वर्ड्स में तो लिख, हमें 20 में लिखना, ज्यादा में नहीं लिखना, 60 शब्दों में ये और 20 से 30 शब्दों में ये, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 90 शब्द। अब आप 20 शब्दों में लिख सकते हो सरल प्रोटीन कैसा होता है, आप उसको अपन क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये घुलनशील होते हैं, कोलाइड होता है, नेचर होता है, बड़े होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं, ये घुलनशील भी होते हैं, इनकी मात्रा अलग अलग होती है, 3 डायमेंशनल प्रवृत्ति के होते हैं, त्रिविम प्रकार के होते हैं। फिर बेसिकली प्रोटीन्स हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो नियंत्रित किया जाता है। यही हो गया टोटल, तो 20 शब्द तो यही हो गए। एक शब्द अक्षर नहीं होता, शब्द पूरा माना जाता है, तो हमारे 20 शब्द तो यही हो गए, लेकिन हमें सिस्टमैटिक लिखना है, तो हम इतना ही लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ इनके ये प्रकार होता है, पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, मैक्सिमम बहुत होते हैं, और इसके जो भी मैंने बताया हार्मोन्स में ये तो हमें को 20 से 30 शब्दों में लिखना है। अगर हम 20 से 30 शब्दों से ऊपर जाते हैं बच्चों, तो वो फिर गलत हो जाएगा, 20-30 वर्ड्स। तो हम फिर ये अपना फाइब्रस प्रोटीन कब लिखेंगे, उसमें भी 30 शब्द चाहिए, 60 शब्द, 50 शब्द हो गए दोनों, 25-25 मिला के। फिर हमारा कॉन्जुगेटिव प्रोटीन है, 50 शब्द उसको चाहिए। फिर हमारा मतलब डिराइव्ड प्रोटीन है, 50 शब्द चाहिए, 150 शब्द तो ये हो गए हमारे दोनों को, अगर देखें डिवाइड कर करके 150, 50 से 60 शब्द हमें वो लिखना था, 200 का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भी हम थोड़ा निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं, बायोलॉजी में भी हम एक चीज लिखते हैं निष्कर्ष के रूप में, और कुछ ऐसी बीमारियां डाल देते हैं जिसमें बेसिकली जो एग्जामिनर को आखिरी तक हिट करे कि इस बच्चे को ये बीमारी भी मालूम है, तो हमारा ये पहुंच जाता है 200 से 225 शब्दों में हमें बनाना होता है, क्योंकि 200 शब्द का जो हमारे वर्ल्ड लिमिट होती है वो तो नहीं पर्याप्त हो पाती, लेकिन 225 तक हमें इसको लेके जाना होता है। तो कम से कम हमें हर चीज को, वर्ड्स लिमिट को भी ध्यान देना जरूरी है। देखो, कोई भी एग्जाम निकालना होता है उसका फॉर्मेट याद होना जरूरी है, फॉर्मेट नहीं मालूम कुछ भी पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अभी आप फटाफट लिखो, तंतुवत प्रोटीन, जैसे हमारा इलास्टिन होता है, कोलेजन इलास्टिन होता है, कोलेजन होता है, रेटिकुलिन होता है, फाइब्रिसिन होता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट। तो हमें इनको भी कुछ नाम लिखने जो आप याद कर सको ऑन टाइम पे। तो तंतु में ये क्या होते हैं, विशेषता है कि ये अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं है। तो फटाफट इसे भी खत्म करते हैं, तंतुवत प्रोटीन फटाफट नोट करेंगे बेटा, तंतुवत प्रोटीन्स, तंतुवत प्रोटीन्स, ठीक है, फटाफट नोट करें बच्चों, तंतुवत प्रोटीन्स।
ये जल में अघुलनशील होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बेसिकली जैसे अपनी हड्डियां फड्डियां होती हैं और जैसे टेंडेंस होते हैं, हम कह बेसिकली ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, वो तो थे सरल सरल तो सारे ही कर रहे हैं। ये संरचनात्मक दृष्टि से जो जंतु होते हैं उनमें बड़ा संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संरचनात्मक दृष्टि से ये जो तंतुमय प्रोटीन्स होते हैं जीव जंतुओं में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हड्डियों के निर्माण हेतु भी कहीं ना कहीं इस प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फटाफट थोड़ा नोट करें, इसे खत्म करेंगे, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा था बेटा, थोड़ा सा नोट करें जल्दी जल्दी। ये जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो संयोजी ऊतकों कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतकों, कंडराओं टेंडेंस जो शरीर में हमारे होते हैं, संयोजी ऊतकों, कंडराएं, हड्डियों में आदि की। अब एक क्वेश्चन पूरा लिख लो, हड्डियों आदि की कोलेजन, COLLAGEN, कोलेजन, ये देखो नाम है, ये समझाने वाली बात इसे लिखवा रहा हूं। कोलेजन ये नाम है, इसे स्पेलिंग आपको इसको याद करना होगा। कोलेजन संयोजी ऊतकों, कंडराओं, हड्डियों आदि की कोलेजन, कॉमा इलास्टिन, कोलेजन की स्पेलिंग COLLAGEN, कॉमा इलास्टिन, ELASTIN, इलास्टिन, कॉमा रेटिकुलिन, RETICULIN, ये प्रोटीन के नाम है, रेटिकुलिन। अब आप देखते हो त्वचा, सींग होते हैं, सींग, गायों के सींग, नाखून, बाल होते हैं, सींग होते हैं, नाखून होते हैं, पंख होते हैं। ये क्वेश्चन आता है किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। सींग, नाखून, बाल, पंख, केराटिन प्रोटीन्स, फटाफट नोट करेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। त्वचा, सींगों, नाखूनों, पंखों, बालों आदि की केराटिन, KERATIN, केराटिन, ठीक है, केराटिन, कॉमा लगाना। रेशम की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया बेटा, रेशम की फाइब्रोइन, FIBROIN, रेशम की फाइब्रोइन प्रोटीन, रेशम की फाइब्रोइन प्रोटीन, रेशम की फाइब्रोइन, FIBROIN प्रोटीन। पेशियों की यानी मसल्स की एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, पेशियों की एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन, पेशियों की एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन। रुधिर के थक्के की, रुधिर को जमाने थक्के की फाइब्रिन प्रोटीन, रुधिर यानी ब्लड को क्लॉटिंग जो होती है ना रोकने जमाने के लिए, रुधिर के थक्के की फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन, ये सभी तंतुबद्ध प्रोटीन होती हैं, ये सभी तंतुवत प्रोटीन होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये नाम याद करने हैं। इन्हें फाइब्रस क्यों कहते हैं? Why we consider fibrous? Because structure look like that. ये लंबी धागे नुमा जैसी होती हैं, ये लंबी और धागे नुमा होती हैं, इसी कारण इनको हम फाइब्रस प्रोटीन की संज्ञा भी देते हैं। लिख लेना, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लंबे होते हैं और धागे नुमा होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और धागे नुमा होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए इनको हम फाइब्रस प्रोटीन की संज्ञा भी देते हैं। समझ में आ रहा है?
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। और टाइप ऑफ प्रोटीन्स में भी एक चीज कौन सी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन्स हमारी खत्म होती है। दूसरी क्लास में अनुबद्ध प्रोटीन्स, और दूसरी क्लास में अनुबद्ध प्रोटीन्स और व्युत्पन्न प्रोटीन खत्म कर देंगे हम। यानी वी रिक्वायर 2 more क्लास वेयर वी विल डेफिनेटली डैम श्योर वी विल कंप्लीट अनिरुद्ध अवरुद्ध प्रोटीन यानी कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स एंड व्युत्पन्न प्रोटीन ड्राई प्रोटीन हम खत्म कर देंगे। लेकिन बात आती है कि मेरे खत्म करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद इनको याद नहीं करते। अगर आप याद करते हो तो तभी फायदा है। दर्द सहना है, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि हमें दर्द सहना है। हम तो मुंह पे कह रहे हैं दर्द सहो। जितने क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने इतिहास लिख दिया, दर्द सह सह के, दर्द सहो। दर्द सहने की हिम्मत जिसमें आ जाती है वो दुनिया में सब कुछ पा लेता है। उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। मेरा मानना यह है, अगर मैं कोई मार्केटिंग करता हूं, दुकान दुकान जाता हूं, घर घर जाता हूं, मुझे दर्द होगा। लेकिन जो एक्वागार्ड था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें पता लगे इस चीज को, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी तुम्हें समझाने की जरूरत होती है। एक्वागार्ड जब आया था, ये बात है 2000 सन की, 2098 की बात है, बहुत छोटे थे जब 10th में थे हम, 96 97 की। एक्वागार्ड का एक पीछे झोला टांगते थे बच्चे, लोग आते थे हमारे घर, आते थे, घूमते फिरते थे, घर घर जाते थे। शायद आपको याद भी हो, है ना। तो एक्वागार्ड से घर घर जाते थे और खटखटाते थे, इवन हम भगा देते थे, भगवे कहां से आया एक्वागार्ड, भाग यहां से, भाग यहां से। उन्हें कितनी, उन्हें वो जलील भी होते थे, काफी जलील। अगर सुना होगा आप लोगों ने, मैं भगाया होगा, मना कर, पैसे नहीं तो नहीं लगाना एक्वागार्ड, भले ही भारी तो लगाएगा ससुरे। हमारे दादा दादी जिंदा थे जब तक तो वो ससुरे कहते थे ट्यूबवेल से हम जिंदगी भर पानी पीते गए, आज हमारी उम्र 80 साल है, तब तो कुछ हुआ नहीं, तू लगाएगा एक्वागार्ड। हम भगा देते थे, सीधी बात है। वो झोला लेके घूमते रहते थे घर घर। आपको अगर याद है या नहीं ये बता दो। एक्वागार्ड पीछे रख के घूमते रहते थे। आज से मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 से 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। घूमते रहते थे वो लोग। तो उनको दर्द होता था, घर घर जाते थे, दर्द होता था, जलील होते थे, दर्द होता था। लेकिन वो जमाने को देखते नहीं थे, सीधी बात है, सच बात है, मतलब है ना, देखते नहीं थे। आज के दिन उनकी वो मेहनत, एक्वागार्ड, जो ये वाटर आरओ जाना जाता है ना, वो एक्वागार्ड के नाम से ही जाना जाता है। यस और नो। आज के दिन जो ये वाटर आरओ जाना जाता है वो एक्वागार्ड के नाम से ही जाना जाता है। तुम्हारे एक्वागार्ड लगाए क्या, भले ही वो कोई भी हो, कोई भी आरओ हो, लेकिन आज हम एक्वागार्ड के नाम से उसको उच्चारण करते। क्या नाम आपके यहाँ पे, एक्वागार्ड लगा, मतलब सोचो आज के दिन ये कैंट फैंड आरओ से भी 10 टाइम्स मोर जो शेयर है वो एक्वागार्ड कंपनी का है। कैन यू बिलीव दिस। जो घर घर जाके सिर्फ सुना करते थे, बोला करते थे, तो क्या वो दर्द नहीं था। आज खुला पानी पूछते ना, तुम्हारे यहाँ एक्वागार्ड नहीं लगा पानी, मुझे तो एक्वागार्ड का पानी चाहिए। वो कहते नहीं मेरे यहाँ कैंट आरओ लगा है। अच्छा अच्छा, मेरे यहाँ तो हैवेल्स का लगा, हैवेल्स भी बनाता है। मेरे यहाँ बजाज का लगा है। अच्छा बजाज का लगा है, ये क्या है। बजाज जैसी बड़ी कंपनियां, हैवेल्स जैसी एमएनसीज, लेकिन आज भी एक्वागार्ड के नाम से जानते हैं। एक्वागार्ड है या नहीं है, जब भी कोई गांव का बंदा ही बोलता है। कैसे, उनकी मेहनत थी भाई साहब, दर्द था। अगर वो बैठ गए होते, नहीं बिकती हमारी मशीन, सब टिल्लू पंप से पानी पीते, तो आज ये ब्रांड हासिल नहीं करते। जिस जिसको जमाने ने नहीं समझा है, आगे चल के उसी ने इतिहास रचा है। ये सत्य बात है। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत को जमाना नहीं समझता, सच बता रहा हूं। लेकिन तुम्हें तो अपनी काबिल भरोसा होना चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। 100% दर्द सहो, मिलेगा तुम्हें, मिलेगा। तुम बैठा करो पढ़ने, मैं दर्द सहने जा रही हूं, मम्मी साहब ये बोला करो, हमारे सर ने बोला है मैं दर्द सहने जा रही हूं। दर्द में तो दर्द हो गई होगा, कमर टूटेगी तो आइडेक्स रख लेना, सर चकराएगा दवाई रख लेना,
नींद आएगी तो चाय की कॉफी की मशीन ला के रख लो। मेरे घर में कॉफी की मशीन है गर्म पानी करने की, बटन दबाता हूं, पीता हूं और पढ़ाई करता हूं। मैं भी पढ़ाई करता हूं, अभी पढ़ता हूं। मेरे से जो फैकल्टीज हैं, आप लेक्चर से, मैं क्यों कहता हूं लेक्चर्स हमारे से फैकल्टी पीछे हो जाती, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ देती है। वो क्या करती हैं, जो पढ़ा है उन्होंने पहले अपने इतिहास में, जमाने में, बस उसी को कंटिन्यू करती है। हम अभी पढ़ रहे हैं, हम भी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं एक प्रकार से, आपका से हम भी पढ़ रहे हैं। कोई भी नई चीज मार्केट में आती है हम भी पढ़ते हैं। एक्टिवेट तो हम भी पढ़ते हैं, मशीन लग की है, चाय पीते रहते, कॉफी पीते रहते हैं। तो जगो, दर्द है, दर्द में जूते तो पहनने पड़ेंगे, रेगिस्तान में चलोगे तपती गर्म में तो जूते पहनोगे, पानी तो व्यवस्था करके बैठो। और ये सोच के बैठोगे ना कि दर्द होगा तो नींद भी नहीं आएगी, दर्द भी नहीं होगा। अब ये सोचोगे नहीं, ये सोचोगे एसी चलाएं, मजा आएगा पढ़ाई में, पंख लगा के ऐसा लगेगा जन्नत में जा रहे हैं, तो सोच रहे आधे घंटे में ही लुढ़क जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू।